Okay, so welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's continue with the next topic which is logical connectives if and only if. ठीक है, तो as our chapter 14 is going on, which is mathematical reasoning class 11th maths NCERT. Today we are going to start a new topic which is if and only if, you can say logical कनेक्टिव्स को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो अभी तक हमने इफ पी देन क्यू वाले कनेक्टिव को हमने समझा था और आज हम इसको पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स इफ एंड ओनली. ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है आई डबल एफ के साथ. ठीक है, विच इज इफ एंड ओनली इफ, और इसको हम कहते हैं स्टूडेंट इक्विवेलेंस भी बोला जाता है. ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस मतलब दोनों तरफ से कंडीशन सेम होगी पी की तरफ. ठीक है, पी इंप्लाई क्यू को कर सकता है, क्यू इंप्लाई पी को भी करेगा, यानी कि बिल्कुल इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे यहाँ पर होता है स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. यानी कि जब हम कोई भी दो सिंपल स्टेटमेंट को स्टूडेंट इफ एंड ओनली इफ की हेल्प से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट, तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं. ठीक है, तो इसको सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि any two simple statement can be joined. Any two simple statement can be joined. ठीक है, together with the logical connective, joined together with the logical connective क्या है, इफ एंड ओनली इफ स्टूडेंट. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, इसको ऐसे लिखा जाता है इफ एंड ओनली इफ. ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख दूं तो ये हो जाता है हमारा इफ एंड ओनली इफ. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इसको बोला जाता है, ज्वाइन किया जाता है टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट, टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट, टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ स्टूडेंट. लेट मेरे पास पी सिंपल स्टेटमेंट है यहाँ पर, अ टम्बलर इज हाफ एम्प्टी. ठीक है, अ टम्बलर इज हाफ एम्प्टी. एक सिंपल स्टेटमेंट मेरा पी. नाउ क्यू इज अनदर स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट. इसको मैं लिख लेती हूँ अ टम्बलर इज हाफ फुल. ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट. अब अगर इफ एंड ओनली इफ का यूज करके मैं यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ इफ एंड ओनली इफ के साथ, तो जो हमारे पास यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट आएगा, तो कंपाउंड स्टेटमेंट आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंपाउंड स्टेटमेंट आर ये हो जाएगा, मैंने आर बोल दिया तो ये हो जाएगा अ टम्बलर इज हाफ एम्प्टी इफ एंड ओनली इफ अ टम्बलर इज हाफ फुल. ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है. तो अ टम्बलर इज हाफ एम्प्टी इफ एंड ओनली. अब हम बार बार इतना लेंथी नहीं लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे इफ एंड ओनली ऐसे भी लिख सकते हैं. इफ इट इज हाफ फुल, इट इज हाफ फुल. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स इफ एंड ओनली इफ. तो इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे. और जैसे आपने कनेक्टिव इफ एंड इफ पी देन क्यू को हमने देखा था 8 डिफरेंट वेज में हम लिख सकते हैं, तो वैसे इसको रीराइट करने के भी 4 डिफरेंट वेज यहाँ पर होते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो इसको यहाँ तक आप प्लीज वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट. नाउ रीराइटिंग अ स्टेटमेंट, इसको वापस अब हम कुछ और वेज में भी इसको हम लिख सकते हैं, तो उसको अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं. ठीक है, नाउ तो इफ एंड ओनली इफ मीन्स क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि आपका दोनों तरफ से कंडीशन इक्विवेलेंस में होगी स्टूडेंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हो जाता है इसमें रीराइटिंग अ स्टेटमेंट विथ rewriting a statement with
with if and only if, और ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। राइटिंग अ स्टेटमेंट विथ इफ एंड ओनली इफ, तो क्या क्या कंपाउंड स्टेटमेंट लिखने के क्या क्या तरीके हो जाएंगे उसको देख लेते हैं। द कंपाउंड स्टेटमेंट, if P and only if Q, if P and only if Q, यही तो होगा if and only, यानी कि if P and only if Q कंडीशन इक्विवेलेंस की है, can be rewritten in the following different ways, ठीक है, in the following different 4 ways, ठीक है। मतलब मीनिंग सेम देंगे, डिफरेंट वेज ऐसे लिख लेते हैं, कन्वेइंग द सेम मीनिंग, ठीक है। इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, कन्वेइंग द सेम मीनिंग। लिखने का तरीका अलग हो सकता है बट मीनिंग जो कन्वे होगा स्टूडेंट वो सेम ही होगा, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट में अगर आप ये 4 तरीके से भी आप लिखेंगे तो वो इफ एंड ओनली इफ का ही स्टेटमेंट होगा। तो फर्स्ट वे है P इक्विवेलेंस Q, ठीक है। फर्स्ट हम लिखते हैं P इक्विवेलेंस Q। इक्विवेलेंस का मतलब P और Q, P Q को इक्विवेलेंस करेगा और Q P को इक्विवेलेंस करेगा, कंडीशन दोनों तरफ से बराबर होगी, ठीक है। नाउ Q इफ एंड ओनली इफ P, दूसरा है Q if and only if P, सेकेंड है Q if and only if P, ये सेकेंड वे। थर्ड वे हो जाएगा the necessary condition and sufficient condition, the necessary and sufficient condition, ठीक है, कंडीशन फॉर P इज Q। अब देखिए स्टूडेंट, इफ P देन Q में क्या होता था, Q हमारी होती थी नेसेसरी कंडीशन फॉर P और P होती थी सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। बट यहाँ पर क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर P इज Q, यानी कि P Q के लिए नेसेसरी सफिशिएंट भी होगा और Q P के लिए भी नेसेसरी सफिशिएंट होगा, ठीक है। यानी कि बराबर से स्टेटमेंट यहाँ पर मीनिंग देगा। तो ये है द नेसेसरी, तो फोर्थ वे हमारा हो जाता है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q is P, means nothing is necessary and no one is sufficient, ठीक है। both are necessary and both are sufficient to each other, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से हमारे पास 4 डिफरेंट वेज होते हैं इफ एंड ओनली इफ को राइट डाउन करने के, ठीक है। तो जो सेम मीनिंग को कन्वे करेंगे, बस थोड़ा सा वे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। अब देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर समझ लेते हैं, तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ चलिए, अब एग्जाम्पल्स से थोड़ा सा और अच्छी क्लियरिटी आ जाती है आप लोगों को कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो ले लेते हैं एग्जाम्पल हम नाउ। तो चलिए, अब कुछ गिवन स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट। गिवन स्टेटमेंट्स आर, मेरे को 2 यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे P स्टेटमेंट मेरे पास है, इफ अ रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, इफ अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ठीक है, देन ऑल इट्स 4 साइड्स आर इक्वल, देन ऑल इट्स 4 साइड्स आर इक्वल। तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ठीक है, कि इफ अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर देन ऑल इट्स 4 साइड्स आर इक्वल। और दूसरा मेरे पास दिया है, देखिए P स्टेटमेंट है और Q स्टेटमेंट क्या दे दिया, इफ ऑल 4 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, इफ ऑल फोर
sides of a rectangle are equal, then rectangle is a square. ठीक है, then rectangle is a square. तो ये P और ये Q दोनों हमारे अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट्स है स्टूडेंट। अब क्योंकि यहाँ इफ एंड ओनली इफ की बात हो रही तो दोनों स्टेटमेंट यानी कि बराबर की यहाँ पर अपने जो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के बिल्कुल इक्वलेंस में होते हैं। ठीक है, P ने बोला P स्टेटमेंट है इफ अ रेक्टेंगल इज स्क्वायर देन ऑल इट्स फोर साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। Q ने बोला इफ ऑल फोर साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल देन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, भाई ये भी बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, देखिए तो फाइनली इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देती हूँ विच आर, अब ये दोनों स्टेटमेंट किस तरीके के हैं, विच आर ऑफ द फॉर्म, ठीक है, किस फॉर्म के हैं स्टूडेंट, इफ आर देन एस, इफ और देन वाले हैं ना, तो ये है इफ आर देन एस, ठीक है। दूसरा इफ एस देन आर, इफ एस देन आर। अब आपने देखा कि ये स्टेटमेंट इसका मीनिंग दे रहा है, ये स्टेटमेंट है तो ये है तो ये वाला स्टेटमेंट है स्टूडेंट। तो इसलिए हमें इसका जो फॉर्म लिखना है वो ये लिखना है इफ आर देन एस, अगर आर है तो एस है, अगर एस है तो आर है, ठीक है। इस तरीके से हमें यानी कि ये हमारा फॉर्म यहाँ पर होता है। ये जो हमने स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट लिए है स्टूडेंट, तो आर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर a rectangle is a square, a rectangle is a square, यानी कि जो यहां से यानी कि जो हमने बात निकाली, जो हमने सिंपल अपने कंपोनेंट निकाले वो ये निकाले, आर हो गया रेक्टेंगल इज स्क्वायर और एस क्या हो जाएगा यहाँ पर से ऑल फोर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है, ऑल फोर साइड्स ऑफ all four sides of a rectangle are equal, of a rectangle are equal, ठीक है, R और S। और रेक्टेंगल इज स्क्वायर, दूसरा है ऑल फोर साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसको अब हम इफ एंड ओनली इफ में लिख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देन द रिक्वायर्ड फॉर्म R if and only if S, ठीक है, R if and only if S is क्या हो जाएगी, फाइनली बना लेते हैं, ये हो जाएगा, देखिए A rectangle is a square, A rectangle is a square, कब, if and only if its all four sides are इक्वल, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा एक प्रोसेस यहाँ पर इस तरीके का होता है, यानी कि सबसे पहले हमें कुछ स्टेटमेंट जो दिए थे वो हमने लिख लिए। आप देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्वलेंस फॉर्म में होंगे, यानी कि जो ये बात बोलेगा वही, यानी कि ये इससे कनेक्टेड है और ये इसके इक्वलेंस में होता है, ठीक है। देन हमने इन दोनों का यूज करके हमने देख लिया विचार ऑफ द फॉर्म इफ आर देन एस, देन इफ एस देन आर टाइप के फॉर्म के स्टेटमेंट दिए गए स्टूडेंट, ठीक है। अब आर क्या हो जाएगा, यहां से आपको दो अलग अलग सिंपल कंपोनेंट फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। आर हो जाएगा रेक्टेंगल इज स्क्वायर, एस है ऑल फोर साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, जो हमने अपने स्टेटमेंट से देखा, ठीक है। अब आप ये ना सोचे कि एस तो ऑल फोर साइड रेक्टेंगल की फोर साइड्स तो इक्वल होती नहीं, क्योंकि अभी हमें कंपाउंड बनाना है, तो हमने फिलहाल ये दो बातें अलग अलग यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल कंपोनेंट बन गए। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हमने लगाई, तो फाइनली जो कंपाउंड स्टेटमेंट आया दैट इज अ रेक्टेंगल इज स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पर बन जाता है। चलिए एक तो एग्जाम्पल्स आपको मैं यहाँ पर और लेके देती हूँ। नाउ
तो चलिए ये था हमारा इफ एंड, एक तो एग्जाम्पल्स और लेके तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए एक और मैंने स्टेटमेंट ले लिया, सेकंड एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। जैसे मेरे पास ये स्टेटमेंट दिया है कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, if the sum of the digits of a number is divisible by 3, भाई ये 3 की डिविजिबिलिटी है स्टूडेंट, then the number is divisible by 3, then the number is divisible by 3, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट है इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि कोई भी नंबर जिसके सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमने प्राइमरी क्लास में पढ़ा है 3 की डिविजिबिलिटी, इसने एज अ स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है। नाउ क्यू है हमारे पास, क्यू भी इसी के इक्वलेंस होगा तो इसको ही हम लिख लेंगे इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। If a number is divisible by 3, then the sum of its digits, is divisible by 3. मीन्स अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपको जाना है स्टूडेंट, तो क्यू वाले को आप खुद भी यहाँ पर बना सकते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यू वाला स्टेटमेंट क्या होगा। दोनों स्टेटमेंट एक ही बात बोल रहे होंगे, ठीक है। तो पी हो गया, ये हमारा यहाँ पर क्यू हो गया। अब ये किस तरीके की फॉर्म का है, विच इज, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे हैं विच आर ऑफ द फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्म पता कर लेते हैं, विच आर ऑफ द फॉर्म इफ आर देन एस, इफ एस देन आर, ठीक है, इस तरीके का। तो इफ आर देन एस और इफ एस देन आर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे इस फॉर्म का हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। वेयर, अब आर निकाल लेते हैं, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसमें से ही हमें एक सिंपल कंपोनेंट उठा लेना है। तो आर है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द सम ऑफ digits of a number is divisible by 3 ये है हमारे पास आर स्टेटमेंट। और एस स्टेटमेंट हमारा है द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने अपना आर और एस नंबर यहाँ से कंपोनेंट हमने यहाँ से उठा लिया, दोनों से हमने अपने आर और एस अलग अलग दोनों कंपोनेंट उठा लिए और अब हम इनको इफ एंड ओनली की हेल्प से कंपाउंड स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देन द रिक्वायर्ड आर इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एस, ये वाला, ठीक है। इस कंडीशन का क्या हो जाएगा, इसको कंबाइन कर लीजिए, द सम ऑफ डिजिट्स, ये बन जाएगा द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, number is divisible by 3 if and only if the number is divisible by 3, if and only if the number is
डिविजिबल बाय 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा इफ एंड ओनली इफ से बनने वाला ही कंपाउंड, यानी कि ये हमारे मेन सिंपल स्टेटमेंट जो हमें दिए थे, हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्वलेंस में, वहां से हमने देख लिया कि इफ आर देन एस, इफ एस देन आर है, तो यानी कि इफ एंड ओनली इफ वाले स्टेटमेंट हमारे हैं। ठीक है, नाउ आर हमने निकाल लिया यहाँ से कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यही बात बोली गई है दोनों में। और एस हमने ले लिया द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 हमने ले लिया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इफ एंड ओनली इफ की हेल्प से, कनेक्टिव की हेल्प से जो हमने कंपाउंड स्टेटमेंट निकाला वो फाइनली हमारा ये निकल करके आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यही था हमारा यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की हेल्प से कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट हम यहाँ पर, तो आई होप कि आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। तो यही था हमारा इफ एंड ओनली इफ, यानी कि इक्वलेंस, जिसको हम बोलते हैं इक्वलेंस। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में अभी हम इसी को समझते हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी क्या होती है स्टेटमेंट की, कुछ 3 मेथड्स हैं वैलिडिटी को फाइंड करने के स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।